विषयनिष्ठ प्रश्न को देखो। विषयनिष्ठ प्रश्न पहला क्वेश्चन का चीज है कि निबंध निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, है ना। इसको में क्वेश्चन इस तरह से बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, गद्यांश को पढ़े और क्वेश्चन के उत्तर दे, 20 नंबर पक्का। गद्यांश को पढ़ो, 2 गो रहेगा 12 और 8 के, गद्यांश को पढ़ो और कची करो उत्तर दो, इसलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है ना। कहाँ काटेगा राइटिंग है कि ना, इसलिए साफ साफ लिखे, साफ से लिखना, ठीक है। कैसे कहता है देखो, गद्यांश यहाँ पर दिल है कि साहित्य सृजन, है ना, सबको यहाँ पर समझना थोड़ा सा। कहता है साहित्य का सृजन एक व्यक्ति करता है और उसके माध्यम से वह अपनी निजी अनुभूतियों और मान्यताओं का अभिव्यक्ति करता है ना, वो अपने अनुभूतियों और मान्यताओं का करता है, अभिव्यक्ति करता है। किंतु वह व्यक्ति किसी न किसी समाज में रहता है, वो कहाँ रहता है, किसी न किसी समाज में, उस समाज की मान मर्यादाओं का पालन करता है ना। और इसके साथ और क्या कहता है कि समाज में पलता है और उसके गुण अवगुण से प्रभावित रहता है, गुण अवगुण से कैसे रहता है ना। वह अपने समाज के प्रभावों को कभी भी, है ना, अलग नहीं करता, जैसे कि वह समाज की उपज है, अलग वो नहीं करता, है ना। वैसे ही कृति और समाज के सापेक्ष होती है, या एक युग में लिखने वाले 2 या 3 साहित्यकारों के समान विचारधारा मिलती है। माने कैसा, जैसे कि पुरुष में या तो एक व्यक्ति में, एक मानव में, उसमें 2 पीढ़ी या 2 है ना 3 साहित्यकारों का समान विचार मिलता है। रीति काल उदासीनता और विलासिता छाई हुई थी, वह हिंदी सभी कवियों दृष्टिगोचर होती है, और भारतेंदु के दौरान देश की नई जागृति आई और प्रतिबिंब हिंदी तत्कालीन सभी कवियों के रचनाओं का, है ना, जाता है। इंग्लैंड के रेस्टोरेशन युग 17वीं शताब्दी में, है ना, भ्रष्टाचार पूर्ण जीवन के युग के नाटकों में हुआ। इस तरह से सबसे पहले उसको गद्यांश को पढ़ लेना, गद्यांश को काची कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है, कि गद्यांश क्या कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, साहित्यकार अपनी अनुभूति और मान्यताओं के अभिव्यक्ति किस माध्यम से करना चाहता है ना। तो यहाँ पर से पहला बात किसका इस तरह के लाइन मिलता है क्वेश्चन में, अगर मिलता है तो वहां से ढूंढ करके लिखो, अन्यथा क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो उसको से निष्कर्ष निकलेगा ना, और निष्कर्ष निकलने के बाद उस शब्दों का उत्तर है ना। तो क्वेश्चन का साहित्यकार अपनी अनुभूति और मान्यताओं के अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है। देखो तुम लोग के पैकेज में इस लाइन से शुरू है कहीं पर, साहित्यकार अपने अनुभूति और मान्यताओं के व्यक्ति किस माध्यम से करता है। इसी तरह से 5 और क्वेश्चन रहेगा। नहीं मिल रहा है तो जहां से शुरू है वहां से वहां तक के अंत तक के उत्तर होगा। ये है पहला माध्यम, ठीक है, कि कहां पर से कच्ची मेरा, लेकिन ये तो भाई फ्री के नंबर वाला जैसा हो गया। दूसरा उपाय कच्ची है कि इसको पढ़ो, अपने शब्दों में उत्तर दो, कच्ची करके पढ़ करके अपने शब्दों में उत्तर दो, और उसका अर्थ बिल्कुल वही निकलेगा। कह रहा साहित्यकार अपनी अनुभूति और मान्यताओं के व्यक्ति किस माध्यम से व्यक्त करता है, तो साहित्य के माध्यम से, है ना, लेखन के माध्यम से, ठीक ना, और कच्ची के माध्यम से, है ना, अपना शैली के माध्यम से, उदासीनता विलासिता के माध्यम से, है ना, इस तरह से माध्यम से कच्ची करता व्यक्त करता है। तो लिखेंगे साहित्यकार अपनी अनुभूतियां और मान्यताओं के व्यक्ति, है ना, साहित्य के माध्यम से करता है, लेखन के माध्यम से करता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, कृतिकार की कृति पर समाज की गतिविधि के व्यक्ति किस माध्यम से होता है। जो रचनाकार होता है ना, जो रचना किया है उसका गतिविधि किस माध्यम से होता है, लेखन के माध्यम से। जब तक वो लिखता नहीं तब तक हम लोग पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं तो उसकी बातों को समझते नहीं, यानी कि लेखन करने के माध्यम से हम लोग उसका वृत्ति, उसकी मान्यताओं का करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक और बात कहता है कि एक ही युग में लिखने वाले 2-3 साहित्यकारों के समान विचारधारा क्यों मिलती है ना, क्योंकि वे दोनों, है ना, तीनों साहित्यकारों समान को धाराओं को जानता है। जैसे कि एक पुत्र अपने दादा के माध्यम से, है ना, दादा के समय व्यवस्थित विचारों भाव को जानता है, और अपने पिता के माध्यम से अपने पिता के भाव विचारों को जानता है, और अपने माध्यम से अपने भाव विचारों को समझता है। यानी कि 3 तरह से, जिस तरह से एक पुत्र जो है काची करता है, समान विचारधारा माध्यम जानकारी लगता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग काची करते हैं, 2-3 साहित्यकारों का समान विचारधारा
इसलिए मिलता है क्योंकि वे एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, है ना। रीतिकाल के कवियों में कौन कौन भाव छाए हुए थे, तो यहाँ पर 3 भाव डायरेक्ट शब्द में देता है। कैसे कहता है, पहला कि रीतिकाल, दूसरा का उदासीनता और तीसरा का कचे विलासिता, ये तीनों का चीज छाया हुआ था। तो इसको एक शब्द में देंगे तब ऐसे लिखेंगे, नहीं तो फिर लिखेंगे ना कि रीतिकाल में कवियों के भाव निम्नलिखित रूप से छाए थे। पहले कचे रीतिकाल, दूसरा का उदासीनता और तीसरा कचे तो विलासिता, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि रेस्टोरेशन युग के नाटकों किस प्रकार के जीवन विकसित हुआ, है ना। तो देखो भ्रष्टाचार के पूर्ण जीवन का उस युग का नाटकों में कैसे हुआ, युक्त हुआ। तो यहाँ पर तो दिल है सबसे नीचे इंग्लैंड में रेस्टोरेंट युग के, है ना। तो यहाँ पर से चाहे तो कहें कि है ना कि इस गद्यांश में, है ना, रेस्टोरेंट युग का नाटक के बारे में विकसित हुआ कहाँ पर से, तो इंग्लैंड के रेस्टोरेशन के जगह से, स्थान से, ठीक है, जो कि 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुआ था। इस तरह से गद्यांश को पढ़कर कैसे देता है उत्तर, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ भी है। अगला भाग देखेगा, अगला गद्यांश कैसे है, एकरा में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। एकरा में क्वेश्चन कैसे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक ना। कहता है गद्यांश में क्या कहता है कि इस संसार में कर्म क्षेत्र कहा गया है, संसार को क्या कहा गया है, कर्म क्षेत्र कहा गया। सारे सृष्टि कर्मरत है, छोटी से छोटा प्राणी भी कर्म की, है ना, कच कर रहा है, शाश्वत दे रहा है। प्रकृति का साम्राज्य में भी कहीं भी आक्रामक रूप से दर्शन नहीं हो रहे। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह निरंतर गतिशील है, सब अपना काच कर रहा है, कार्य कर रहा है, नहीं उसका काम है चलना घूमना, वो काम अपना कर रहा है, ठीक है। और फिर प्रकृति के साम्राज्य में कहीं भी आक्रामक के दर्शन नहीं हो रहे, सबको अपना कार्य निर्यामाकुल सूर्योदय होता है, रोज सुबह सूर्योदय होता है। सूर्यास्त तक की किरणें प्रकाश बिखेरती है और रात्रिकालीन आकाश में तारा वाली नक्षत्रा वाली सौंदर्य विहल उठता है और क्रमशः बढ़ती और घटती है। दर्शन होते हैं, विभिन्न ऋतुओं का चक्र होता है और नदियां आती है ना, बहती है, पेड़ पौधे अपने सभी काम में लगे हुए हैं। वस्तुतः कर्म से परे जीवन का, है ना, कोई मूल्य नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे, है ना। अगर जन्म लिया है तो उसको कैसे करना पड़ेगा, हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। हमारे प्राचीन ऋषियों ने शतायु होने के कारण किंतु उन्हें जीने की इच्छा प्रकट थी, उनको तो बहुत लंबा आयु था, फिर भी जीने की इच्छा प्रकट किए। हम लोग के पास तो ज्यादा लंबा आयु नहीं है, इसलिए बस दीर्घायु भवा नहीं, खुश रहो और दीर्घायु भवा नहीं। इतिहास साक्षी है, कितने ही भारतीय युवक ने कर्म शक्ति चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, कर्मठ होने के कारण, है ना। आधुनिक युग में भारत जैसे विशाल स्थापना करने वाले गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादि कर्म पथ पर दृढ़ता के प्रति रूप थे। दूसरे ओर सभी सम्राट, है ना, कैसे करते अपने कर्म रूप से चलते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जो लोग अपना कर्म से पीछे भागे उनका सम्राट का कच हो गया है, नष्ट हो गया है। वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इसम धर्म ग्रंथ, है ना, मनुष्यों के उपलब्धियां हैं। आधुनिक ज्ञान, गौरव, गरिमा वैज्ञानिकों की देन है और इसके साधना बलि देवी हम अपनी सांस समर्पित विज्ञान को साक्षात प्रतीक है और सुख समृद्धि के शिखर पर आसीन व्यक्ति अथवा जाति के रूप में काची करते हैं, परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से पहले गद्यांश को काची कर लेना है, पढ़ लेना है। बाद देखो क्वेश्चन का कहता है। पहला क्वेश्चन काची कहता है, कर्म का संदेश निरंतर हमसे किनसे मिल रहा है, तो बहुत सारा उदाहरण है पाठ में। कर्म का संदेश हमें किससे निरंतर मिल रहा है, पहला सूरज भी है, चंद्रमा भी है, ग्रह, उपग्रह, राजाओं की बात हुई है, कुरान पुराण के, है कि नहीं। अच्छा, तीसरा ऋषियों ने 100 वर्ष तक एक कैसा जीवन जीना चाहा, आराम से, कि कुछ करते हुए जीने की इच्छा रखा, है ना। कर्मठ बनते हुए माने कि कुछ न कुछ तपस्या करते हुए या तो फिर किसी काम करते हुए। कर्म के बल पर किन साम्राज्यों की स्थापना हुई, साम्राज्य के नाम दिले है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो यहाँ पर कर्म के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना हुई और भी बहुत सारे अशोक के भी हुए, ठीक ना। अकर्मण्यता का क्या परिणाम होता है, तो जो कर्म से पीछे हटता करता हुआ असफल होता है उसका साम्राज्य का क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सुख समृद्धि से कच होता है, विफल होता है, बिगड़ जाता है, ठीक ना। उसका देखो यहाँ पर भी दिल है, नीचे से चौथा लाइन में जाएगा, जिनकी अकर्मता कारण महान साम्राज्य कच हो जाती है, नष्ट हो जाती है। माने कि अगर साम्राज्य के प्रति कर्मठ नहीं रहेगा तो उसका साम्राज्य कच हो जाएगा, नष्ट। जैसे कि घनानंद के साम्राज्य नष्ट हो गया, ठीक है नहीं। विज्ञान कर्म का प्रतीक कैसे है, तो विज्ञान भी निरंतर प्रयास करते रहा है ना। आज हम लोग चंद्रयान 3 तक पहुंच गए, अगर निरंतर नहीं करता तो नहीं जाते मंगल, है ना। इसलिए कर्म करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, मेहनत से हारना नहीं। हिंदी इसी के साथ कच होता है, ठीक ना। एक बाद अगला सब्जेक्ट अगले क्लास से।